हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसमें पहला है इसका प्रारंभिक शिक्षा, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं। तो आज इसमें मेन पॉइंट है प्रमुख शिक्षा बिंदु हैं। ये है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व। नंबर 2 है शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। शिक्षा के प्रकार, औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शिक्षा की संकल्पना। सोहन एक अति धनाढ्य व संपन्न परिवार का सीधा साधा अनपढ़ लड़का है। उसके साथ ही पढ़े लिखे हैं जो बात बात में उसे अशिक्षित होने का एहसास दिलाते रहते हैं। चूंकि सोहन का परिवार अशिक्षित है, वह अपने कारोबार, जमीन जायदाद की लिखा पढ़ी का काम अपने ही खास रिश्तेदारों द्वारा कराते हैं। धीरे धीरे करके वह रिश्तेदार उसके घर को, परिवार को बेवकूफ़ बनाकर अब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं। सोहन का परिवार बर्बाद हो जाता है। तब उसके दोस्त उससे कहते हैं कि यदि तुम आज पढ़े लिखे हुए होते तो अपने परिवार का सारा काम स्वयं करते, इसी तरह तुम्हें बर्बाद नहीं करता। सोहन की शिक्षा के प्रति सोच बदलती है और पढ़ने के लिए निश्चय करता है। कहा भी गया है, माता शत्रुहु पिता बैरी, येन बोला ने पाठित है, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बको यथा। तो इसका मतलब है शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। वह व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उनके निहित शक्तियों को विकसित करती है। तो आप इसमें देख सकते हैं, आप इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, मैंने आपको वीडियो बना दी इसलिए आप इसमें से पढ़ सकते हैं। तो अब इसमें हम मेन पॉइंट्स देखेंगे। महर्षि वेदव्यास का कथन है कि ज्ञान जीवन के सत्य का दीर्घ दर्शन ही नहीं करता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यह बात उन्होंने एकदम सही कही है। तो हम पढ़ेंगे शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ है, प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु ए प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। भारतीय संस्कृति में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र बताया गया है। तृतीय मनुष्यस्य नेत्रम। वैदिक काल में शिक्षा का विद्या से प्राप्त ज्ञान को ऐसा प्रकाश कहा गया है जो मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, जिससे व्यक्ति जीवन मार्गदर्शन की कठिनाइयों का सामना और सफलतापूर्वक कर सकता है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें दिया गया है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा का आलंग भाषा के में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, तो हम करते हैं स्टार्ट। शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने विशेष प्रकार के वातावरण को प्रस्तुत करके निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है, जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। शिक्षा के इस अर्थ में शिक्षक का स्थान मुख्य है तथा बालक का गुण ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके बालक तोता को आवश्यक बन जाता है, परंतु उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, इसमें है शिक्षा का व्यापक अर्थ, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। शिक्षा का विशेषण आत्मक अर्थ। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है, इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की भी जानी जाती है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। शिक्षा छात्रों की जन्मजाति शक्तियों के विकास के रूप में, कुछ खास नहीं है, आप पढ़ सकते हैं इसको। शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में, आप इसको देख सकते हैं खुद। एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में शिक्षा, विद्या की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में। शिक्षा का वास्तविक अर्थ आप खुद पढ़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं।
शिक्षा छात्रों की जन्मजाति शक्तियों के विकास के रूप में, शिक्षा नवीन सूचनाओं के रूप में, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में, शिक्षा विद्यालय की परिधि के समिति ज्ञान के रूप में, शिक्षा का वास्तविक अर्थ अर्वाचीन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ से तात्पर्य है वह शिक्षा जिसमें संकुचित तथा व्यापक दोनों रूप निहित हो। वास्तविक अर्थ को समझने के लिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों में समन्वय करना आवश्यक है। शिक्षा शास्त्री रेमंड के अनुसार, यह इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप इसको देख सकते हैं। सॉरी, वीडियो में थोड़ी सी गलती हो गई, गलती से वो जूम करना था, गलत हो गया। शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। मतलब इसका मतलब है कि ये वह विकास है जो शैशव से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिसे मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बनाना। इसमें दिया गया है कि भाई जैसा तुम लोग देखते हो उसी हिसाब से तुम नेचर में ढल जाओ, उसी को इन्होंने बताया है। तो बातें हैं नेक्स्ट, जिसमें है कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, इसमें हम डिस्कस करेंगे। शिक्षा विकास की प्रक्रिया, शिक्षा संचेतन प्रक्रिया, शिक्षा आजीवन चलने वाली क्रिया, शिक्षा एक गतिशील क्रिया है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा अनुभवों के पूर्ण गठन एवं पूर्ण रचना की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा का महत्व हम जैसे ऊपर पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट था वो आप लोग देख सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, देख लीजिएगा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है ये शिक्षा का महत्व, इसमें पूछा जा सकता है बहुत। शिक्षा के कार्य है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्लियरली दिया हुआ है आपको। तो हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्य। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष तथा दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। इसका मतलब यही है कि जब तक आप अपनी लाइफ में किसी भी कोई एम या आपका कोई गोल नहीं होगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही विद्या में यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्व चलती रहती है जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आ जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक ऐसा समय आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही उद्देश्य कहते हैं। इसका मतलब यही कि आप लाइफ में जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो हम उसी चीज़ को उद्देश्य कहते हैं। पढ़ सकते हैं, इससे नीचे वाला कुछ है नहीं, इसमें ये दिए हुए हैं कुछ शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्वरूप होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति में अनुसार बदलते रहते हैं। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। शिक्षा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रक्रिया होती है। यह एक प्रक्रिया होती है जिसे हम सार्थक का रूप भी दे सकते हैं। अतः शिक्षाविदों ने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के अलग अलग उद्देश्यों एवं कार्यों को सुझाया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सामान्य उद्देश्य, शिक्षा हमारे जीवन के लिए आवश्यकता है। उसके द्वारा व्यक्ति का व्यवहार, चरित्र, आचरण, मनोवृत्ति, भावनाओं, विचारों तथा ज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। इसमें बताया गया जैसे कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी, इसमें डिस्कस हुई थी कि भाई वही चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि जो चीज़ें हम एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जो इंसान पढ़ा नहीं है उसमें डिफरेंस होता है, देख सकते हैं। मतलब बताया गया है कि इंसान के बिहेवियर में, उसके नेचर में, उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग विल बी चेंज। सामान्य उद्देश्य, चरित्र निर्माण में विकास का उद्देश्य है, शारीरिक विकास का उद्देश्य है, ज्ञान संबंधी उद्देश्य है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, संतुलित विकास का उद्देश्य, पूर्णतामीय जीवन का उद्देश्य, नागरिकता के उद्देश्य, अनुकूलन अथवा समायोजन का उद्देश्य, आत्माभिव्यक्ति का उद्देश्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य, अवकाश के उपयोग का उद्देश्य। अब इसमें हम देखेंगे चरित्र निर्माण में विकास का उद्देश्य। आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप इसमें देख सकते हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो आपको एक बार ध्यान से सारा पढ़ना है तो आपको समझ आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको पूरा दिया है, वरना मैं चाहती तो आपको थोड़ा कट और पेस्ट करके भी चीज़ें दे सकती थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ। सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन में व्यक्ति का चरित्रवान होना आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ खो दिया। इट मीन्स कि कैरेक्टर इज द लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। सही बात है, अगर आपका कैरेक्टर लॉस कर देते हैं आप तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचता।
इसमें कुछ ध्यात्व बिंदु है जो आप देख सकते हैं। शारीरिक विकास का उद्देश्य है। बालक का शारीरिक विकास शिक्षा स्वयं नहीं करती, बल्कि शिक्षा शरीर के विकास में सहायता आवश्यक करती है। अरस्तु का विचार, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। हेल्दी माइंड इज अ हेल्दी बॉडी। पढ़ सकते हैं आप इसमें, इसलिए मैंने आपको पूरा PDF दिया है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, सारा कॉपी करके लिख सकते हैं। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने में योग्य बने। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कमाना आवश्यक है। पढ़ सकते हैं इसको भी आप लोग खुद। सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। सही बात है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं ध्यान से, मैंने इसलिए आपको पूरा दिया हुआ है। अब आते हैं आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा के आदर्शवादी विचारों का मत है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है। देख लीजिएगा इसको भी। संतुलित विकास का उद्देश्य, व्यक्ति के संतुलित विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक, भावात्मक और कलात्मक आदि पक्षों को विकास करना है। व्यक्ति की शक्तियों एवं क्षमताओं का संतुलित विकास करना या विकास आवश्यक है। पूर्णताम्य जीवन का उद्देश्य, जब शिक्षा व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करती है तो उससे जीवन पूर्ण रूप से सुखमय तथा शांतिमय हो जाता है। यह वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित है। इस उद्देश्य के द्वारा बालक में सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। वह अपने जीवन में आने वाली किसी भी समस्या के लिए तैयार रहता है। मनुष्य अपने जीवन में किसी भी काम को करने से वंचित नहीं रह सकता। समय आने पर आवश्यकता अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। सही बात है। नागरिकता के उद्देश्य, अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है, परंतु केवल नागरिकता में राष्ट्रीय भावना की शिक्षा ही नहीं देना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास भी आवश्यक है, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को सार्थकता प्रदान की जा सके और विश्व में शांति की स्थापना हो सके। समायोजन का उद्देश्य है इसमें है शिक्षा व्यक्ति को समाज, राष्ट्र, काल, देश आदि के साथ अनुकूल तथा समायोजन करना सिखाती है। शिक्षा बालक के बौद्धिक विकास के साथ साथ उसके सदुपयोग पर भी बल देती है, जिसमें विषय परिस्थितियों से समायोजन किया जा सके। बालक के विद्यालय प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरणों से समायोजन करने में सहायक है। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा बालक वातावरण के कारण तथा परिणामों को जान सकता है, अतः स्वयं नवीन प्रयोगों के आधार पर वातावरण में वह परिवर्तन कर लेता है। ये आप पढ़ सकते हैं, कुछ खास था नहीं इसमें। विशिष्ट उद्देश्य, ये भी आप देख लीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य को असामान्य उद्देश्यों की संज्ञा भी दी जाती है। सार्वभौमिक उद्देश्य मानव जाति का सामान्य रूप से लागू होते हैं। इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। वैयक्तिक उद्देश्य, शिक्षा का वैयक्तिक उद्देश्य एक प्राचीन उद्देश्य है। इस उद्देश्य के समर्थक समाज की अपेक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। उसके विश्वास है कि व्यक्ति के बिना समाज कोरी कल्पना है। व्यक्ति ने ही मिलकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए समाज की रचना की है तथा समय समय पर संस्कृति, सभ्यता एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है। प्राचीन काल में ग्रीस, भारत तथा अन्य पाश्चात्य देश भी शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को प्रमुख स्थान दिया जाता था। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें है व्यक्तिगत उद्देश्य है संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में है आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास अथवा प्राकृतिक। इसमें है व्यापक अर्थ में है आत्मानुभूति। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, ये मैं आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, पढ़ने में इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध, अतः व्यक्ति के साथ साथ अप्रत्यक्ष रूप से समाज का भी विकास समाज ही एक समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अतः समाज का विकास व्यक्ति के विकास पर आधार है। मनुष्य समाज में जन्म लेता है। आरंभ में ही वह माता पिता, भाई बहन, पड़ोस, देश तथा वातावरण से कुछ न कुछ सीखता है। समाज के अभाव में व्यक्ति का जीवन पाशविक ही रह जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज के अभाव में मनुष्य का कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। समाज व्यक्ति के नैतिक तथा
चरित्र मूल्यों की स्थापना करता है। समाज उसे शांति एवं सुरक्षा का वातावरण देता है। इसी प्रकार सुखी और समृद्ध समाज देश को उत्थान की ओर ले जाता है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रेमंड का कथन, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देता है उनको स्मरण रखना चाहिए कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पनाएं आते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। साधारणतया समाज के दो रूप माने जाते हैं, राष्ट्र समाजवाद, जनतंत्रात्मक समाजवाद। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के संकुचित व्यापक अर्थ को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, आप इसको देख सकते हैं एक बार। पूरा PDF प्रोवाइड कर रही हूँ आप लोगों को, जिससे कि आप पूरा पढ़ सकें। व्यापक अर्थ भी आप देख सकते हैं। समाज के उदार रूप में सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ पर बल दिया जाता है। जनतंत्रात्मक समाजवाद में समाज के महत्व को दो स्वीकार किया जाता है, परंतु व्यक्ति समाज के सम्मुख्य नगण्य नहीं माना जाता। सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत होकर सच्चा देशभक्त नागरिक बन जाए। ये देख सकते हैं आप इसमें। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के व्यापक अर्थ से तात्पर्य एक आदर्श जनतंत्र से है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक सुखी, संपन्न, समृद्धशाली जीवन व्यतीत करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। चिंतन तथा मनन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है, इसको पढ़ते हैं। ये लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है। बालकों की रुचियों का विकास, अच्छी आदतों को विकसित करना, सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित, प्रेम, सद्भावना, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता आदि जनतांत्रिक गुणों का विकास करना, व्यावसायिक तथा उदार शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक इसको पढ़ सकते हैं हम लोग। भारत प्रजातंत्रात्मक देश है। प्रजातंत्र में व्यक्ति स्वयं साध्य है और इसलिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है उसकी अपने शक्तियों को पूर्ण विकास करने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करते समय उसकी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अन्य कार्यों के समान ही शिक्षा भी एक प्रक्रिया है। इसको पढ़ सकते हैं एक बार, इसको देख लीजिए आप लोग। वर्तमान भारत में उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित के दर्शन। शिक्षा के उद्देश्य पर दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्माभिव्यक्ति, वैयक्तिकता का विकास, संबंध क्रियाओं का निर्माण, प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय तथा प्रजातीय प्रगति की प्राप्ति की शिक्षा के उद्देश्य थे। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जीवन दर्शन, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने के ढंग का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। गांधी जी के जीवन दर्शन का शिक्षा उद्देश्य पर प्रभाव स्पष्ट है। राजनीतिक विचारधारा, इसको आप पढ़ सकते हैं। शासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्था का कार्यभार संभालती है। सामाजिक विचारधारा, समाज की दशाओं का शिक्षा के उद्देश्यों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। आर्थिक दशाएं, किसी देश का आर्थिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। तकनीकी उन्नति, शिक्षा के उद्देश्य पर उसके देश की तकनीकी उन्नति की अमिट छाप पड़ती है। प्रकृति दशाएं, आप इसको देख सकते हैं एक बार। शिक्षा के उद्देश्य को देश का प्राकृतिक वातावरण तथा प्राकृतिक संप्रदा आदि की प्रभावित करते हैं। वहाँ के वातावरण से समायोजन करना तथा देश के प्राकृतिक तत्वों के विषय में जानकारी देना वहाँ की शिक्षा का कार्य है। इन कारकों के अतिरिक्त धार्मिक, सांस्कृतिक, सभ्यता तथा अन्य देशों के लाभदायक अनुभवों का भी शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है। यह शिक्षा बनी किसी नियम अथवा बिना किसी विधि से प्राप्त होती है। बालक जन्म काल से ही शिक्षा को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से प्राप्त करता है। यह शिक्षा अनुभवों से प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, बच्चा जन्म लेने के पश्चात माता के गोद का अनुभव, लोगों के साथ बातचीत करने का अनुभव, बड़ा होने खेल मैदान का अनुभव, लोगों के साथ व्यवहार का अनुभव, इन सब चीज़ों से आप देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था, नीचे का पढ़ लीजिएगा। इसमें डेफिनेशन दी हुई है, मैं इसको एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमाओं और कमियों की पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में
वे औपचारिक तत्व नहीं हैं जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। अतः यह औपचारिकता से मुक्ति की शिक्षा व्यवस्था है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार नगर और ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में प्रविष्ट समाजोपयोगी कार्य तथा जीवनोपयोगी व्यवस्थाएं हेतु तैयार करती है। आप इसको पढ़ सकते हैं एक बार, ऐसा कुछ खास नहीं था। उद्देश्य पढ़ते हैं हम एक बार, इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं। उद्देश्य आप लोग याद भी कीजिए सबके। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर प्रदान करता है, स्वावलंबन की भावना विकसित करना, समूह में कार्य करने की भावना का विकास, भावी कार्य करने की भावना का विकास, भावी जीवन की उन्नति तथा समृद्धि हेतु तैयार करना, शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनिकरण का विस्तार, सभी को साक्षर बनाना। अब आते हैं औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर्स होते हैं वैसे ही ये भी एक तरीके से चीज़। औपचारिक संविधिक या नियमित शिक्षा उसे कहते हैं जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार क्रियाशील होती है और उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है। स्कूल में शिक्षार्थियों को यह शिक्षा निश्चित समय पर विशेष विधियों के द्वारा दी जाती है। इसके लिए विशेष शिक्षा संस्थाएं होती हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक शिक्षा के लिए माध्यमिक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च स्तरीय विद्यालय अथवा विद्यालय होते हैं। इनमें विभिन्न कक्षाएं होती हैं और हर कक्षा का एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। इसी से पाठ्य वस्तु का निर्धारण किया जाता है। विद्यार्थी विद्यालय में आते हैं, अध्यापक उपयुक्त विधियों से शिक्षा प्रदान करते हैं। आप पढ़ सकते हैं। औपचारिक साधनों का अर्थ है, हम देख लेते हैं एक बार। शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती है जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के संकुचित अथवा निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इनके कार्य करने का स्थान तथा समय निश्चित होता है। इसे आप देख लीजिएगा। औपचारिक साधनों के गुण इसको देख लेते हैं। गुण: औपचारिक साधनों द्वारा संस्कृति का संरक्षण, सुधार तथा हस्तांतरण होता है। इस प्रकार इन साधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके द्वारा मानव जीवन के उन अनुभवों तथा गुणों को निश्चित समय में प्राप्त किया जा सकता है जो अन्य साधनों के असंभव है। औपचारिक साधनों के दोष देख लेते हैं एक बार। जॉन डीवी ने औपचारिक शिक्षा के दोषों पर प्रकाश डालते हुए कहा है, औपचारिक शिक्षा बड़ी सरलता से तुच्छ, निर्जीव, अस्पष्ट तथा किताबी बन जाती है। कम विकसित समाजों में जो संचित ज्ञान होता है उसे कार्य में बदला जा सकता है, पर उन्नत संस्कृति में जो बातें सीखी जाती हैं वे प्रतीकों के रूप में होती हैं और उनको कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। इस बात का सदैव डर रहता है कि औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर केवल स्कूलों की विषय सामग्री न बन जाए। इसको आप देख लीजिएगा। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर देख लेते हैं एक बार। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है वास्तविक, विशिष्ट या समयानुसार होता है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मानवताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं की प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उसका समाधान करना। ये आप देख लीजिएगा एक बार, कुछ खास नहीं है। अभी सब पढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा: आज का युग भौतिक उन्नति, उच्च लोकतंत्र तथा मानवतावाद का युग है। मानव शिक्षा के माध्यम से नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, किंतु समय के साथ औपचारिक अथवा सैद्धांतिक शिक्षा वर्तमान की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सफल रहती है, क्योंकि यह शिक्षा को सर्वसुलभ तथा सर्व उपयोगी रूप देने में असमर्थ। अतः शिक्षा की सीमा का विस्तार है। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एक बार देख लेते हैं। देख लीजिएगा एक बार आप लोग भी से। मैं थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी, कम ही पढ़ूंगी, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसे आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसे अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम अथवा शिक्षा, ओपन लर्निंग और एजुकेशन, पत्राकार शिक्षा, कोरस्पॉन्डेंस एजुकेशन, बाहरी अध्ययन एक्सटर्नल स्टडी, गृह अध्ययन होम स्टडी एवं परिसर से बाहर अथवा ऑफ कैंपस स्टडी इत्यादि। भारत में इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से ही अधिक जाना जाता है। आप इसे पढ़ लीजिएगा। सॉरी गाइस, थोड़ी सी हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बिकॉज थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। इसे देख लीजिएगा आप लोग। जो चीज़ें मैं आपको एक चीज़ें बताना चाहती हूँ, जो भी चीज़ें यूपीडीएलएड के अगर आप कहीं से नोट देखते हैं उसमें अगर कहीं बॉक्स में कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इट मीन्स कि वो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज़रूर कॉपी करें। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज।
दूरस्थ शिक्षा अधिगम तथा इसका स्वरूप। सामान्यतः दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त अधिगम। मुक्त शिक्षा अथवा पत्रकार शिक्षा न तो एक दूसरे को के पर्यायवाची और न ही प्रत्यक्ष रूप से अधिगम दूसरे का अधिगम है। वस्तुतः दूरस्थ शिक्षा अनेक प्रारूपों में अन्य से सामान्यता रखती है। दूरस्थ शिक्षा के निम्न घटक: मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा, पत्रकार शिक्षा। अब देख लीजिए मुक्त अधिगम मतलब ओपन लर्निंग क्या होती है। मुख्य रूप से मुक्त अधिगम दूरस्थ शिक्षा से सामान्यतः अवश्य रखता है, किंतु इसका पृथक अस्तित्व है। सामान्य शब्दों में मुक्त अधिगम मानव मस्तिष्क की एक अवस्था। मुक्त शिक्षा अधिगम पाठ्यक्रम तथा अधिगम आव्यूह के चयन तथा नियंत्रण में जहाँ तक संभव हो सके छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब आते हैं ओपन एजुकेशन। सामान्य रूप में मुक्त शिक्षा मुक्तता के संप्रत्यय पर आधारित है। इसका अर्थ है कि मुक्त शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो परंपरागत मान्यताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती। आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं कोरस्पॉन्डेंस एजुकेशन। पत्रकार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है तथा अनुसरणीय शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनने का प्रयास किया जा सकता है। इसको पढ़ सकते हैं पूरा। श्रव्य सामग्री ऑडियो वीडियो मटेरियल है आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण तत्व है जो परंपरागत शिक्षा की अपेक्षा दूरस्थ शिक्षा में इसका विस्तृत उपयोग होता है। इंटरनेट इसका सर्व प्रमुख माध्यम है। गाइस इसमें दिया गया है कि इंटरनेट इसका मेन पॉइंट है, तो आप इसको देख लीजिए। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न वृत्त चित्र, स्लाइड्स, ऑडियो वीडियो, कैसेट तथा सीडी को सम्मिलित किया जाता है। अध्ययन समूह मतलब कि स्टडी ग्रुप, यह छात्रों के मध्य अनौपचारिक संवाद, विचारों विमर्श तथा तर्क वितर्क कराने में मुख्य तत्व है। इसको पढ़ लीजिएगा। रेडियो तथा दूरदर्शन, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, आप देख लीजिएगा। दूरस्थ शिक्षा की एक आवश्यकता एवं महत्व, आप इसको जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। वर्तमान भारत के भौतिकवाद युग ने शिक्षा को प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक आवश्यक तत्व बना दिया गया। यदि व्यक्ति अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में निरक्षर ही रहा तो वह प्रौढ़ अवस्था में अध्ययन कर सकता है। देख लीजिएगा इसको भी। दूरस्थ शिक्षा के गुण मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ इसको। यह विद्यार्थियों के प्रवेश में सरलता तथा विभेदीकरण की आवश्यकता की पूर्ति करता है। दूरस्थ शिक्षा आधुनिक समय में शिक्षा की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायक है। यह विद्यार्थियों में समान प्रत्यय का विकास करती है। दूरस्थ शिक्षा सेवारत व्यक्तियों के लिए नवीन शिक्षा के विभिन्न आयामों को स्थापित करती है। यह शिक्षा को प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। यह भारतीय संविधान के उद्देश्यों तथा आशाओं को भी पूर्ण करने में सहायता करती है। यह विद्यार्थी के धन, समय तथा गति का सदुपयोग करती है। और द लास्ट पॉइंट इज दिस, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये है आपका दोष व सीमाएं। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशीलता देशों में जहां प्रशिक्षण के सीमित संसाधन है वहां विद्यार्थी को प्रशिक्षित करना एक गंभीर समस्या है। दूरस्थ शिक्षा में यह समस्या आधुनिक शैक्षिक विधि से दूर तो करने का प्रयास किया है, किंतु अल्प बजट के कारण यह पूर्णतः संभव नहीं है। किसी व्यक्ति को कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण तभी दिया जाता है जबकि उसका प्रशिक्षण उसके साथ हो। आप इसको पढ़ सकते हैं पूरा। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो देख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, शिक्षा से आप क्या समझ सकते हैं? आपने ऊपर पढ़ा था, आप उसको आंसर दे सकते हैं। इतना बड़ा आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या मैंने आपको इसलिए पूरा दिया है जिससे कि आप पढ़ सकें। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट मी, तो मैं आपको आंसर दूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हमने कितना कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको सारा एक ही वीडियो में दे दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो हमने आज इतना पढ़ा है। शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन तथा अर्वाचीन एवं महत्व, शिक्षा के उद्देश्य, वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिया है। शिक्षा के प्रकार पढ़ लिए है। प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।